राधे राधे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार फार्मर्स लव पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मेरे 12वीं वाले मेरे शेर कृषि योद्धा दो पेपर दे चुके हैं अपने सब्जेक्ट वाले, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोलॉजी। अब आपका महत्वपूर्ण जो पेपर है एग्रीकल्चर का, कृषि विज्ञान का, जो कि आपका 28 मार्च का है। उम्मीद है पहले वाले दो बहुत अच्छे गए हैं और ये भी बहुत अच्छा जाएगा। तो अब बेटा इतना टाइम तो है नहीं कि अपन एक एक चीजों को दोबारा से वन शॉट क्लास करें 5-7 घंटे की, ना तो मेरे पास इतना टाइम है ना आपके पास। और ऑलरेडी चीजें आपने पढ़ी है, रिवाइज किया है, पूरी साल आपने अच्छी मेहनत करी है और मुझे भरोसा आप बहुत अच्छा करोगे। तो सबसे पहले तो आपको बेस्ट ऑफ लक। अभी मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी पूरी 12वीं एग्रीकल्चर की बुक जो है उसके हिसाब से जो 28 मार्च को पेपर में आपको देखने के मिलेंगे। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी आपके 12वीं वाले साथ वाले यार दोस्त मित्र हैं, सबको एक बार वीडियो शेयर कर देना। और ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, इनको पेपर देने से पहले एक बार क्विक रिवीजन जिसको कहते हैं, एक बार सनसनी नजर से इनको देख के जाना बेटा। हो सकता है 12वीं बोर्ड के पेपर में ये आपको देखने को मिले और आप बहुत अच्छा लिख के आओ और बहुत अच्छा स्कोर आप करो। तो शुरू करते हैं बिना टाइम खराब करे हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है सीड को लेके, बीज उत्पादन को लेके। इसमें क्या करना है आपको, क्या क्या पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, बीज उत्पादन क्या है और टेक का रंग कैसा होता है। तो बीज उत्पादन में जो 4 क्लासें हैं वो आपको देखनी है। मूल केंद्रक बीज, ठीक है, न्यूक्लियस सीड, उसके बाद में आपका प्रजनक बीज, आधार बीज और पंजीकृत बीज। प्रमाणित या सर्टिफाइड जो सीड आता है, जो किसान को दिया जाता है, नीला टैग होता है। वो चारों टैग की बात यहाँ पे हो रही है। नीला टैग होता है। आधार या मदर सीड जो होता है उस पर सफेद टैग होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियस सीड होता है उस पर बफ कलर का टैग होता है। इनकी जेनेटिक प्रोपर्टी अधिकतम होती है, ठीक है। किसान को दिए जाने वाला जो बीज है उस पर नीले रंग का टैग होता है। और कौन सा होता है, सर्टिफाइड सीड होता है। तो वो चारों के बारे में देखना है और टैग के रंग के बारे में अपने को देखना है। बात करें बेटा सेकंड क्वेश्चन की, तो मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में अंतर लिखिए। सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दो चीज होती है, बहुत अच्छे से पढ़ाया था मैंने और आपने भी पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपकी किताब के अंदर एक सारणी दी हुई है जिसमें दोनों में अंतर है। हल्का सा मैं समझा देता हूं। देखो, मृदा उर्वरता, फर्टिलिटी, फर्टिलिटी का मतलब होता है कि इस मृदा के अंदर ये कोई पौधा ग्रो कर रहा है तो इसको ये, जिस पौधे को जो जो चीजें चाहिए उनको वो किस मात्रा में इसको उपलब्ध करवा सकती है, वो एबिलिटी और कैपेसिटी। वो एबिलिटी और कैपेसिटी जो एक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स और उसको जो सुटेबल चीजें चाहिए वो कितनी मात्रा में उसको उपलब्ध करवा सकती है, अवेलेबल करवा सकती है, उसको बोलते हैं उर्वरता। और उत्पादकता किसको कहते हैं बेटा, एक खेत से कितना अपने को उत्पादन। उर्वरता जो है वो लेब के अंदर मापी जाती है, ठीक है। उत्पादकता रुपए के अंदर मापी जाती है या मंडी में मापी जाती है, ठीक है। एक लाइन है उससे आपको समझ में आ जाएगा। जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वो उत्पादक हो, मतलब जो मृदाएं उर्वर है जरूरी नहीं वो उत्पादक हो, पर जो मृदाएं उत्पादक है वह अवश्य ही उर्वर होगी। उत्पादक का मतलब जहां से अपने को प्रोडक्शन मिल गया, अपने मंडी में माल बेच दिया, पैसा आ गया, इसका मतलब वो मृदा क्या थी, फर्टाइल थी, तभी तो माल बेचा अपने। पर उसमें पैदा तो हो गई पर माल नहीं बेचा, कुछ ऐसा रीजन हो गया कि अपन उससे प्रोडक्शन नहीं ले पाए। बाकी बहुत अच्छा उन्होंने ग्रो किया था, तो उसका मतलब ये हो गया कि वो मृदा उर्वर तो है पर वो क्या है, उत्पादक नहीं है। पर जो मृदा उत्पादक है, जिसने फाइनली रिजल्ट दे दिया है, तो वो तो श्योर क्या होगी, उर्वर होएगी बेटा। बाद में देखते हैं, इसी के अंदर देखते हैं मृदा उर्वरता व मृदा उत्पादकता में अंतर देखना आपको। चार चार अंतर, इनको परिभाषित कीजिए। वो फैक्टर अफेक्टिंग जो है उसमें वो लिखना है कि मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके बारे में अपने को बात करनी। थर्ड नंबर पे बेटा मृदा संरक्षण की विधि, सोइल कंजर्वेशन जो आता है, मृदा संरक्षण की विधियां। अब संरक्षण कब होता है, जब मृदा के अंदर क्या होता है बेटा, क्षरण होता है, इरोजन होता है। इरोजन कितने प्रकार से पढ़ा था, मेनली 2 टाइप्स, बाई एयर और बाई वाटर। जल के द्वारा इरोजन और वायु के द्वारा इरोजन। तो आपने पढ़ा होगा उच्छलन, सस्पेंशन, है ना, 0.5 mm के कारण वगैरह हवा में उड़ के जाते हैं। या मृदा का अपने पैतृक पदार्थ से या पैतृक स्थान से टूट के, एक स्थान से टूट के दूसरे स्थान पे जाना क्या कहलाता है, मृदा क्षरण या सोइल इरोजन कहलाता है। तो जो टूट के, यहां से टूट के दूसरी जगह डिटेच होके दूसरी जगह जो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सोइल इरोजन बोलते हैं। तो ये सोइल का कोई भी नेचुरल
क्लोड्स है, कोई भी नेचुरल पैतृक पदार्थ है, यहां से दूसरा कण है सोइल का वो टूटेगा, तो किसके कारण टूटेगा? या तो दो शक्तियां हो सकती है, हो सकता है वो कोई हवा के कारण टूट रहा, हो सकता है वो वायु के कारण टूट रहा, तो दो प्रकार का होता है, वो अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो पहली चीज क्या होगी? सोइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण क्या है? इसके लिए मृदा आच्छादित फसलें उगाते हैं, ठीक है, वायु जो अवरोधी वृक्ष पट्टिकाएं लगाते हैं, वो सारी चीजें उसमें आएगी, और मृदा क्षरण, टाइप्स एंड वाटर और एयर के अपने को बताना है। फोर्थ नंबर पे बेटा देखोगे शस्य विज्ञान, शस्य विज्ञान बोले तो एग्रोनॉमी। व्हाट इज द एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी किसे कहेंगे? मृदा प्रबंधन प्लस फसल उत्पादन बराबर शस्य विज्ञान। सीधी सी एक चीज है मृदा प्रबंधन, या मैं कह सकता हूं खेत प्रबंधन, फील्ड मैनेजमेंट, खेत प्रबंधन, फील्ड मैनेजमेंट प्लस फसल उत्पादन। क्या? फसल उत्पादन। इसको मैं क्या कह सकता हूं भाई? एग्रोनॉमी कह सकता हूं। मतलब फील्ड में जितनी भी प्रैक्टिसेस हो रही है वो सारी प्रैक्टिसेस करके एंड में क्या करना अपने को? फसल को उत्पादन करना, उसी को एग्रोनॉमी करते हैं। शस्य विज्ञान, कृषि विज्ञान क्या है? कृषि विज्ञान सॉरी शस्य विज्ञान जिसको अपन कहते हैं एग्रोनॉमी क्या है? शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत खेत में की जाने वाली सभी प्रैक्टिसेस तथा उनके बाद में फसल का उत्पादन लिया जाता है, उसको शस्य विज्ञान कहते हैं। फादर ऑफ एग्रोनॉमी पेट्रो डी क्रेसेंट जी। इसका महत्व क्या है? शस्य विज्ञान के थ्रू अपन जितनी भी अपनी सीरियल क्रॉप्स है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना खिलाने के लिए, पशुओं के चारे के लिए, वो सारी चीजें इसके स्कोप एंड इंपोर्टेंस में आ जाएगी बेटा। उसके बाद में देखते हैं एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, आई फॉर्म हो गया, एमआईडीएच होगा, मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर, समन्वित बागवानी मिशन जो आपका है, ठीक है, 2014। आरकेवीवाई हो गया, एफए हो गया, एनडीआरआई करनाल हरियाणा। इनकी ईयर और लोकेशन आपको देखनी है, फुल फॉर्म इनकी देखनी है बेटा। क्या देखना है? इनकी फुल फॉर्म आपको देख के जानी है। चार पांच चीज अपने क्लियर हुई। क्या क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले अपने को सीड के बारे में देखना है कि बीज, ठीक है, बीज किसे कहते हैं? पुष्प के परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं बायोलॉजी के हिसाब से। अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें तो क्या होएगा बीज की डेफिनेशन? पौधे के किसी भी भाग लाइक जड़, तना, पत्ती से नया पौधा तैयार किया जाता है, उसको बीज कहते हैं। फिर अपने एक अच्छे गुण के बीजों के बारे में पढ़ते हैं, एक गुड कैरेक्टर्स, ठीक है, एक अच्छे बीज के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, गुड सीड के क्या क्या कैरेक्टर होते हैं? महंगा नहीं होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, लोकल किस्म जो स्थानीय किस्में उनसे 15 से 20% अधिक उत्पादन वाला होना चाहिए, ठीक है, रोग रोधी होना चाहिए वहां के और रोगों से मुक्त होना चाहिए, अच्छा जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए, अच्छा उसमें वाइगर ओज होनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। फिर चार प्रकार के होते हैं वो मैंने बता दिया। टेक के बारे में अपन ने बात कर ली बेटा, सोइल फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने बात कर ही ली है। संरक्षण तब करेंगे जब अपना क्षरण होएगा, और क्षरण दो टाइप से होता है मेनली, मैंने बता दिया है किसको कहते हैं। एग्रोनॉमी की डेफिनेशन हमने बात कर ली, इंपॉर्टेंस और इसका समझा दिया महत्व। इनकी फुल फॉर्म आप कर लोगे। अब देखो एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उपयोग किया जाता है। एजोला जो आपका है वो किसमें किया जाता है? धान में। किसमें किया जाता है बेटा? धान में किया जाता है एजोला। आगे देखते हैं या पानी भरा रहता है जिन खेतों में। जैविक खेती के सिद्धांतों को समझाइए। चार सिद्धांत है जैविक खेती के, सबको पता है, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, चार सिद्धांत वो चारों आपको लिख के आना, प्रकृति वाले, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, हाँ, जैविक खेती के सिद्धांतों के बाद में क्या लिखना है अपना? पूरा जैविक खेती वाला टॉपिक ही पढ़ जाना आप। मेरा भी बहुत पहले से पढ़ाया हुआ है ये टॉपिक, और आप देख लेना। जैविक खेती की डेफिनेशन अपने को देखनी है, केमिकल फ्री जो होती है उसको जैविक कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन, टर्म्स एंड फादर, ये चीजें अपने को देखनी। उसके बाद में देखिए हरी खाद को समझाइए, हरी खाद को समझाइए, अप्लाई मेथड्स एंड कैरेक्टर्स। हरी खाद क्या होती है? पुष्पन अवस्था पे या हरी अवस्था पे उनको उसी जिस खेत में उगा रहे हैं उसी खेत में पलट दिया जाता है, उनको क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। इन सीटू एक्स सीटू दो मेथड होते हैं, एक तो होता है खेत में उगा के पलट देना, एक होता है बाहर से लाके अपन हरी पत्तियां वगैरह डाल रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसके बारे में सीड रेट फॉर ग्रीन मेन्योर, ग्वार, ढेंचा और सनहेम। ग्वार, ढेंचा और सनहेम की क्या करनी है अपने को? सीड रेट देख के जानी है। वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधियों का वर्णन करो। वर्मी कंपोस्ट बनाने की जो विधियां हैं उनके बारे में अपने को देखना है, शहरी कंपोस्ट है या अपना देसी। आगे देखो जैव उर्वरकों के लाभ लिखिए, जैव उर्वरकों की क्लासिफिकेशन अपने को लिखना है। गोबर की खाद बनाने की ट्रेंच विधि को समझाइए, स्थूल व सांद्रित खादों को बताइए। स्थूल, बल्कि और सैचुरेटेड जिनको बोलते हैं। स्थूल खादें तो क्या होती है? जिनमें कार्बनिक पदार्थ तो अधिक होता है पर जो पोषक मान होता है वो कम होता है। मतलब मैटर तो बहुत सारा है पर उसमें क्या है? पोषक तत्वों का प्रतिशत कम रहेगा। सांद्रित खादें क्या होती है? जैसे कि खड़ियां वगैरह, इनमें क्या होता है? मैटर तो कम होता है पर क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू जो है वो अधिक होती है, ठीक है, ये अपने को देखना है। जैविक नियंत्रण द्वारा कीट व रोगों के नियंत्रण को समझाइए। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हैं उसके द्वारा अपन कीट
इंसेक्ट और डिजीज को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, वो चीज आपको देखनी है। आगे देखते हैं बेटा, कंपोस्ट बनाने की नेडेव विधि को समझाना है। कंपोस्ट बनाने की नेडेव जो महाराष्ट्र के नेडेव काका ने दी थी, किसने दी थी, महाराष्ट्र के नेडेव काका ने दी थी। इसके बारे में सिंचाई को परिभाषित करो, ड्रिप और फंवारा विधि के बारे में आपको देखना है। हो सकता है ड्रिप और फंवारा विधि में आपके अंतर आ जाए। तो ड्रिप और फंवारा विधि, सिंचाई किसे कहते हैं, प्राकृतिक रूप से आर्टिफिशियल या कृत्रिम रूप से पौधों को जल देने की क्रिया सिंचाई कहलाती है। आपका खेत है, नेचुरली अगर बरसात आ गई तो आप उसको सिंचाई नहीं कहोगे। सिंचाई किसको कहते हैं, कृत्रिम रूप से पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार जल देने की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। और सिंचाई की विधियों में आप पढ़ सकते हो, एक तो होती है समतल या सतही सिंचाई विधि, ठीक है, दूसरी होती है सूक्ष्म। तो फंवारा और ड्रिप विधि के बारे में आपको पढ़ना है कि फंवारा विधि में कितना प्रेशर रखते हैं, ठीक है, और फंवारा विधि का विकास कहां से हुआ है, इजराइल, ठीक है। ड्रिप विधि आपके सिमचा ब्लास, ये चीजें आपको पढ़नी है। ड्रिप में प्रेशर कितना रखते हैं, ड्रिप का हृदय किसको कहते हैं, ठीक है, फंवारा विधि का हृदय किसको कहते हैं, नोजल को कहते हैं। और एक फंवारा से कितनी मीटर में सिंचाई होती है, इसके लाभ और हानि अपने को देखनी है। बहुत इजी है, अपने सब किसान परिवार वाले, उबड़ खाबड़ में अच्छी से हो सकती है, ठीक है। फर्टिगेशन के लिए सबसे अच्छी कौन सी है, हर्बिगेशन के लिए कौन सी अच्छी है। वाटर रिक्वायरमेंट लाइक मेज, मक्का, वीट, शुगर केन, राइस और कॉटन और ग्राउंडनट और पोटैटो, मूंगफली, आलू, चावल, गन्ना, गेहूं और मक्का की क्या देखनी है अपने को, जल मांग। क्या देखनी है बेटा, जल मांग के बारे में आपको लिखना है। वाटर रिक्वायरमेंट, क्रिटिकल स्टेज आपको 3 चीज की बतानी है, किस किस की, गेहूं की, ये चीजें देख के जाना आप, गेहूं, मक्का और मूंगफली, इन तीनों की क्रिटिकल स्टेजेस देख लेना। अब देखो क्यारी विधि के लाभ व सीमाएं लिखो। क्यारी विधि के क्या लाभ है, क्यारी विधि सबसे पुरानी विधि है सिंचाई की। समतल जो अपनी सतही सिंचाई विधि है उनकी सबसे पुरानी विधि कौन सी है, क्यारी विधि है, सबसे आसान विधि है, ठीक है। गेहूं वगैरह के लिए सबसे मेनली यूज ली जाती है, समतल भूमियों पे यूज ली जाती है। हानियां क्या है इसकी, सीमाएं, हानियां क्या है, इसमें मेहनत की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उबड़ खाबड़ भूमियों में उपयोगी नहीं है, पानी ज्यादा वेस्ट होता है, वो सारी चीजें आपको लिखनी है। खरपतवार क्या है, अनवांटेड प्लांट्स है, वे अवांछित पौधे जिनको किसान उगाता तो नहीं है पर वो अपने आप उग जाते हैं और किसान को लाभ की तुलना में सदैव हानि पहुंचाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, खरपतवार कहलाते हैं। राइट एनी 3 कैरेक्टर्स ऑफ वीड्स, खरपतवार के कोई भी 3 गुण लिखने हैं। जैसे मैंने लिख दिया, अधिक जीवन क्षमता, लाइफ साइकिल बहुत हाई होता है, अधिक बीज उत्पादन क्षमता, ठीक है, ये अपन लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं प्रकीर्णन, फैलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, ये तीनों अपन लिख सकते हैं, कैरेक्टर्स एंड ट्रांसलोकेट। आगे देखियो, खरपतवारों को नियंत्रण करने की विधियों को लिखिए। खरपतवार नियंत्रण करने की विधियां हैं, कल्चरल मेथड हो गए, फिजिकल मेथड हो गए, मैकेनिकल मेथड हो गए, बायोलॉजिकल मेथड हो गए, ठीक है। बायोलॉजिकल मेथड हो गए, आपने मित्र कीट का नाम सुना होगा या अपने उनके बारे में अपने को लिखना है। जैव खरपतवार नाशियों के नाम लिखिए, सापेक्ष खरपतवार को समझाइए, सापेक्ष या रिलेटिव खरपतवार क्या होते हैं, सापेक्ष खरपतवार क्या होते हैं, पूरी साल पढ़ते हुए कंफ्यूजन नहीं होना है। अपने पास इतना टाइम नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, आप या तो स्क्रीन को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इन क्वेश्चनों को नोट आउट करके एक बार आप आराम से इनको पढ़ सकते हो। आगे देखते हैं बेटा, इसी में ड्राई फार्मिंग क्या होती है, हाँ यहां तक हमने कर लिया। आगे देखते हैं, ड्राई फार्मिंग को परिभाषित कीजिए, रेनफॉल का महत्व बताइए, रेनफॉल का महत्व। तो ड्राई फार्मिंग क्या होती है, 750 mm से कम वाली वर्षा ड्राई फार्मिंग कहलाती है, ठीक है। शुष्क खेती को राजस्थान के परिक्षेप में उल्लेख कीजिए, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है बेटा, राजस्थान के जलवायु खंडों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें मोटा मोटा आप कर सकते हो कि इस जोन में फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ठीक है, इसमें ये चीज पड़ती है, इसमें ये यूनिवर्सिटी पड़ती है, सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है, सबसे आर्द्र, सबसे सूखा है, ये चीजें। फसल चक्र क्या होता है, इसके सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। फसल चक्र क्या होता है, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र, फसलों को अदल बदल कर बोना है, फसलों को एक निश्चित समय अवधि में निश्चित जगह पे या स्थान पे खेत में अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। सीरियोलॉजी, फसल चक्र के अंदर क्या होता है बेटा, जैसे एक बार हमने कोई भी लेग्यूमिनेशी फसल लगा दी तो उसके बाद में लेग्यूम अगर लगा दी तो उसके बाद में अपन कौन सी ग्रेमिनी की लगा सकते हैं, ठीक है, उथली जड़ वाली, गहरी जड़ वाली, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली, नहीं करने वाली, चौड़े पत्ते वाली, बारीक पत्ते, ऐसे करके, ठीक है। आगे देखते हैं, मिश्रित सस्यन क्या होता है, मिक्स फार्मिंग क्या होती है, मिश्रित खेती में अंतर स्पष्ट कीजिए। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है और इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। मिश्रित सस्यन और मिश्रित खेती 2 चीज है, ठीक है। तो इनमें समझना, एक में तो क्या होता है, 2 फसलों के बीजों को एक जगह करके लगा रहे हैं, और एक में क्या होता है, 5 कतार हमने गेहूं की लगा दी, 5 किसी और फसल की हमने लगा दी, 2 चीजें। तो इनको समझना है आपको, ठीक है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अंतराशस्यन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को बताइए, प्राथमिक और द्वितीयक भूपरिष्करण नाम लिखिए। भूपरिष्करण क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भूपरिष्करण, ठीक है, फादर ऑफ टिलेज जेंथ्रोटुल।
वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक कौन से होते हैं? जो बुआई से पहले तक यूज लेते हैं, बुआई तक, उसके बाद वाले द्वितीयक में आ जाते हैं। ठीक है, नोट ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड, बाजरा, व्हीट, बार्ले आदि से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है इसमें प्राथमिक वाले में। किससे? ग्राउंड नट, मस्टर्ड, बाजरा, व्हीट। ठीक है, आगे देखते हैं बाजरा की फसल के मुख्य रोगों का वर्णन कीजिए। ग्रीन ईयर जो आपका रोग है, मेनली इसका अपने को वर्णन करना है बाजरे की फसल में। मोठ और मूंग की खेती का वर्णन करना है आपको। राजस्थान की जलवायु की दशाओं के अनुसार मोठ और मूंग की खेती। अब इनको कैसे करोगे? देखो, सबसे पहले अपने को लिखना है मोठ, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिन, फिर उसके बाद में अपने को लिखना है इसका वितरण, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, क्या क्या इसमें प्रोटीन है, वो चीजें हैं, ऐसे करके। त्रिफला के प्रमुख घटक लिखिए। त्रिफला, आंवला, आपने पढ़ा होगा मुरब्बा, वो उन चीजों में से आ गया। त्रिफला के प्रमुख घटक लिखिए। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स व सी व डी के मुख्य स्रोत, नाम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपको लिखना है। तो विटामिन वाली एक सारणी हमने पढ़ी है, रेटिनॉल, ठीक है, वो वाली, तो उसमें से आपको लिखना है कि विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन बी1 का, बी5 का, ठीक है, और डी का क्या नाम है, डी कहां से मिलता है, इसकी कमी से क्या होता है। 31वां क्वेश्चन देखो, फसलोत्पादन के महत्व का वर्णन करो। फसलोत्पादन, फसल उत्पादन के महत्वों का वर्णन करो। क्यों फसल उत्पादन अपने लिए महत्व है, उसके विवेचना अपने को करनी है। आगे देखते हैं बेटा, प्रवर्धन की टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं? प्रवर्धन और टोटिपोटेंसी समझना। प्रवर्धन क्या होता है? अभी मैंने जब सीड का डेफिनेशन बोला तब एक चीज बोली थी, प्रवर्धन क्या होता है? किसी एक सेल से या एक पौधे से बहुत सारे और करना, उनको क्या कहते हैं? प्रवर्धन या प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ये 2 टाइप से हो सकता है। हो सकता है भाई एक इंसान से 2 इंसान बन रहे हो, तो 2 प्रकार से हो सकता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। हो सकता है कायिक हो, मेरे शरीर का कोई हिस्सा टूट के, एक अंगुली टूट गई और एक नया वीर विकास बन गया, तो वो क्या हो गया? कायिक। और सेक्सुअल जो होता है, उसमें नर और मादा दोनों भाग लेके एक नया बच्चे को जन्म दे रहे हैं, तो उसको सेक्सुअल। तो 2 प्रकार से प्रोपोगेशन होता है। अगर टोटिपोटेंसी किसे कहते हैं? ये तो प्रवर्धन की बात होगी। टोटिपोटेंसी किसे, इसका जो जनक है वो कौन था? हेबरलैंड। कौन था बेटा? हेबरलैंड। हेबरलैंड। टोटिपोटेंसी कहते किसे? जैसे कायिक प्रवर्धन है, समझना, कायिक प्रवर्धन है, ये चाबी है आपके सामने, ये चाबी है आपके सामने, और इसमें से थोड़ा सा चाबी का एक हिस्सा टूट गया, इस चाबी का एक हिस्सा टूट गया और इस हिस्से से दूसरी चाबी बन गई हूबहू, तो उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। किसी कोशिका के अंदर या कोशिका के भाग के अंदर ऐसी क्षमता होना कि वो अपने आप या अपने जैसा दूसरा विकसित कर ले, उसको टोटिपोटेंसी कहते हैं। ये टर्म किसने दी थी? हेबरलैंड ने दी थी। आम में प्रवर्धन की विधियां बताना है बेटा, व्यवसायिक रूप से कौन सी है, ठीक है, साउथ में कौन सी है, वो सारी विधियां आपको देखनी है। ऑफ शूट इन डेट्स, सकर्स इन बनाना, और एयर लेयरिंग, एयर लेयरिंग के बारे में आपको देखना है किसमें होती है, ठीक है। आगे देखो, लैंगिक व लैंगिक पौध प्रसारण पे विस्तार से लिखो, उपरोपण क्या होता है तथा इसकी विधियों के बारे में। लैंगिक और अलैंगिक पर पौध प्रसारण, लैंगिक में पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है, आपका पुष्प बनता है, ठीक है, उसमें वो होता है परागण वगैरह, सारी प्रोसेस होती है, वो होता है। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रतिकूल मौसम क्या है, फोर्स्ड और अतिवृष्टि। प्रतिकूल मौसम क्या है? जो सुटेबल ना हो, क्लाइमेट सुटेबल ना हो, उसके विपरीत क्लाइमेट हो, तो उसमें 2 चीज आती है। एक तो आती है अतिवृष्टि, बहुत ज्यादा बरसात आ रही है, इसकी वजह से क्लाइमेट सुटेबल नहीं है। सेकंड अपना हो सकता है कि ओले, ओले भी हो सकता है। फ्रोस्ट में अपना क्या कहते हैं? कोहरा जिसको कहते हैं अपन, ठीक है, वो होता है, ये भी बहुत हानिकारक होता है। आगे देखते हैं, उद्यान योजना, सिलेक्शन ऑफ साइट क्या है, इसके बिंदुओं को समझाइए। ये हॉर्टिकल्चर के मैंने क्लास ले रखी है, उसमें आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा उद्यान योजना। ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश्ड करने से पहले क्या क्या अपने चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उद्यान योजना, सिलेक्शन ऑफ साइट में क्या क्या इसके बिंदु, जैसे इसमें क्या क्या आएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले स्थान का चुनाव करेंगे अपन। स्थान के चुनाव में अपन क्या देखेंगे कि आसपास कोई भी फैक्ट्रीज वगैरह नहीं हो, है ना, यातायात की उचित व्यवस्था हो, और कोई भी प्रदूषण ना हो, रोड आसपास में हो, पानी की समुचित व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, प्लस वहां पे मजदूर वगैरह मिल जाए अपने को। तो ये तो होगा सिलेक्शन ऑफ साइट। उसके बाद में क्या क्या बिंदु आते हैं, क्या क्या चरण आते हैं? सबसे पहले अपन करते हैं उसके फेंसिंग, बाउंड्री करते हैं, टिलेज करते हैं, उसकी मर्दा को सही करते हैं, ठीक है, फिर नक्शा बनाते हैं, फिर अपन क्या करते हैं? ऑर्चार्ड एस्टेब्लिश करते हैं, जो भी कौन सी विधि से रेखांकन, लेआउट उसका करते हैं, कौन सी से कर रहे हैं अपन, हेक्सागोनल से कर रहे हैं या पंचभुजाकार विधि से कर रहे हैं, वो सारा इसमें आता है बेटा। उद्यान में बाग लगाने की विभिन्न विधियों को, ये विधियां वही है। और क्वेश्चन नंबर 8 इन बोर्ड पेपर, बड़े क्वेश्चनों में आपको देखने को मिल सकता है। ये प्रवर्धन में पादप नियंत्रकों का फंक्शनल मेथड्स का लिखिए। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एबीए, इथाइलिन का क्यों यूज किया जाता है, तो ये अच्छे से पढ़ा हुआ है। ऑक्सिन किस काम में आता है, ठीक है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए। इथाइलिन गैसीय हार्मोन है जो पकाने के लिए काम में आता है। ये चीजें एक बार दोबारा से आपको रिवाइज करनी है, आपके पास पूरा 1 दिन का टाइम है अभी,
24 आवर्स है। ये सारे क्वेश्चंस आप रिवाइज कर सकते हैं इजीली। आगे देखते हैं बेटा, एफलन का वर्णन करते हुए, एफलन क्या है? अनफ्रूटनेस। अनफ्रूटनेस का वर्णन करते हुए उपायों को सूचीबद्ध कीजिए। वायुरोधी वृक्ष पट्टिका किस साइड लगाते हैं? वायुरोधी वृक्ष पट्टिका क्या होती है? वायुरोधी वृक्ष पट्टिका किस लिए लगाई जाती है? पौधों की सुरक्षा के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है। और एफलन क्या है? एफलन अनफ्रूटनेस, किसी भी बाह्य या आंतरिक कारण की वजह से पौधों के अंदर पुष्पन तो होता है पर फलन नहीं हो पाता, जिसको अपन ऑन ईयर ऑफ ईयर कहते हैं। जिस साल फल आते हैं उसको ऑन ईयर, जिस साल फल नहीं आते उसको ऑफ ईयर अपन कहते हैं। खजूर के पकने की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। बेर, फ्रूट फ्लाई, अनार की बटरफ्लाईज के बारे में अपने को पढ़ना है। तो बेर के दो कीट पढ़ने हैं, एक आपको बाजरे का रोग पढ़ना है, ग्रीन ईयर। बाजरे का कौन सा? ग्रीन ईयर रोग पढ़ना है। बेर के अंदर फ्रूट फ्लाई और अनार की बटरफ्लाई के बारे में पढ़नी है। खजूर की जो डेंगा जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में, पकने की अवस्थाएं है ना उनके बारे में। बहारों को समझाइए और बहार नियंत्रण को समझाइए। अमरूद और अनार के अंदर, मेनली अमरूद और अनार के अंदर जो फलन की, पुष्पन की जो बहार है, मृग बहार, उनके बारे में अपने को बताना कि कौन सी अपन लेते हैं, ठीक है। मैंगो, ग्रेप्स और बनाना की खेती को समझाइए। बड़े क्वेश्चन में इन तीनों में से आपको एक मिल जाएगा, मैंगो, ग्रेप्स या बनाना। इसके बाद मुनस्सिल किस्में और इंसेक्ट आपको देखना है। अनार की खेती आपको मिल सकती है, ठीक है। अनार की खेती का निम्न बिंदुओं के आधार पर भूमि और जलवायु कैसी चाहिए, प्रवर्धन अनार में किस हिसाब से होता है, वो चीजें आपको देखनी है बेटा। आगे अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैम जेली, और ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ही। जैम जेली तो ये आपके जेट में ले लो, चाहे से बोर्ड में ले लो, चाहे किसी भी पेपर में ले लो। जैम जेली और टोमेटो के बारे में बड़ा क्वेश्चन आएगा एक। फल परिरक्षण के महत्व को समझाइए। फूड प्रिजर्वेशन जो है, फल परिरक्षण, उसका महत्व को समझाइए। इसका महत्व ये है कि अपने भारत में बहुत कम फल परीक्षण किया जाता है, बहुत ज्यादा अपना ये वेस्टेज हो जाता है। तो इसका परिरक्षण करके, उनका रूप परिवर्तन करके, उनकी वैल्यू को बनाए रखना, उनको मार्केट वैल्यू ऐड करना, जब अपने को नीड है, जब अपन यूज ले सकते हैं, उनको और उत्पाद बना के उनको बेचना, वो साला फल परीक्षण के अंतर्गत आता है। डिब्बाबंदी, निकोलस एपट। डिब्बाबंदी, निकोलस एपट। डिब्बाबंदी को समझाना अपने को। रासायनिक परिरक्षणों के बारे में बताना, बेंजोइक और कैमस। दो चीज होती है, एक तो रंगीन फलों को या रंगीन चीज को संरक्षित करने के लिए, एक रंगहीन के लिए। तो एक तो होता है बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइट, ठीक है। एक होता है KMS, ठीक है, पोटेशियम परमंगनेट। आगे देखते हैं, टमाटर का सॉस बनाने की विधि का वर्णन करना है। इसमें आपको सामग्री सहित क्या क्या चीजें चाहिए और किस किस हिसाब से क्या करना है, वो जैम और जेली बनाने की विधि। और जैम और जेली में अंतर भी देख लेना, कितना TSS होता है, कौन सा पारदर्शी होता है, कौन सा अपारदर्शी होता है। फल परीक्षण की विभिन्न विधियां, स्थायी व अस्थायी विधियों को लिखना है, ठीक है। स्थायी परमानेंट कौन सी है और अनपरमानेंट कौन सी है, टेम्परेरी कौन सी है। पशु प्रजनन का विस्तार से वर्णन करना है, पशु प्रजनन का वर्णन करना है। एनिमल हस्बेंड्री आपकी आ गई है। निम्न बीमारियों के कारण, लक्षण व उपचार लिखने हैं। कौन कौन से? एंथ्रेक्स, रानीखेत, FMD, गलघोटू। 4 रोग हमने दिए हैं, एंथ्रेक्स, रानीखेत, FMD और गलघोटू। इन चारों रोगों के बारे में आपको पढ़ के जाना है, बहुत अच्छे से इनका नियंत्रण आपको पढ़ के जाना है बेटा। आगे देखते हैं अपन। हाँ, दुग्ध जवर, जो आपका मिल्क फीवर होता है, कैल्शियम की कमी से होता है बेटा। मिल्क फीवर जो होता है आपका कैल्शियम की कमी से होता है, उसके बारे में अपने को देखा है। सर्रा बीमारी जो होती है प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, इन दोनों के बारे में अपने को लिखना है। मिल्क फीवर में क्या होता है, कैल्शियम की कमी से आपके पशु के बुखार होता है, इसकी वजह से वो गर्दन को ऐसे पीछे मोड़ के बैठ जाता है। और जो सर्रा है वो प्रोटोजोआ द्वारा होती है, ऊंट में भी होती है, ठीक है। नॉट मुर्रा, गिर, मेरिनो से पक्का। तो आपके बकरी की जो नस्लें हैं उसमें मुर्रा, सॉरी आपके जो नस्लें दी हुई है ना उनमें मुर्रा, गिर, मैरिनो, ये जो 3 नस्लें हैं, भैंस, गाय, बकरी, इनमें से देख लेना एक पक्का बड़ा क्वेश्चन आपके आने वाला है। उसमें देखते हैं थार पारकर नागौरी नस्ल की विशेषता और उत्पत्ति स्थल का वर्णन करना है। भैंसों की मुर्रा नस्ल, नीली रावी, भदावरी नस्ल का सब सविस्तर वर्णन करना है। पूर्ण रूप से इनका वर्णन करना है, जिनमें इनका ओरिजिन, इनकी विशेषताएं क्या क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, वो लिखना है। टोगनबर्ग, जमुनापारी, बीटल, बारबरी नस्ल की बकरी की विशेषताएं लिखनी है। अविकालीन व अविविस्तर नस्ल किन नस्लों के संकरण से प्राप्त हुई है? कसवरी, अविकानगर, मालपुरा, टोंक, ठीक है। अविकानगर, मालपुरा, टोंक वहां से निकाली गई। भेड़ की कराकुल नस्ल का पेल्ट जो उसके बारे में बात करनी है, भेड़ की कराकुल नस्ल। ऊंट प्रबंधन की व्यवस्था, ऊंट वाला क्वेश्चन आपका आ सकता है। आहार पर उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी, कितने चरणों में पूरा हुआ था, बड़ा क्वेश्चन आपके आ सकता है। डेयरी से संबंधित अगर बात करते हैं, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, जिसको अपन व्हाइट रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, सफेद क्रांति, ठीक है। आगे देखते हैं, भ्रूण स्थानांतरण की तकनीकी के बारे में बताना है। और क्या इसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर इन काउ,
भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए किन्हीं 5 पशु कार्यक्रमों के नाम आपको बताने हैं। तो ये मैंने आपको 60 क्वेश्चन कवर करवाए हैं और इनमें से आप देख सकते हैं कि बोर्ड पेपर में आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो समय का अभाव होने की वजह से आपके पास भी और हमारे पास भी कुछ टेक्निकल दिक्कत होने की वजह से, या अपन कह सकते हैं कि स्टूडियो जो जहाँ पे अपन रिकॉर्ड कर पा रहे हैं क्लासेस वगैरह, उसमें थोड़ा सा अभी जेट वगैरह के बेचे से स्टार्ट हो गए हैं और अपना स्टूडियो कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से खराब हो रखा है, तो अपन दूसरी जगह रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं 60 प्रश्नों को अच्छे से डिफाइन कर सकूं, अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूं और आपको समझा सकूं। पर हाँ, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मैं 2 ऐसे क्लासें डाल दूंगा 12th क्लास की, जो पिछली बार की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रहेगी। तो आप उनको चेक कर लेना एक बार, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना। और लास्ट में एक ही बात कहूंगा, सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों को बेस्ट ऑफ लक। इन क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करके जाना, एक बार सनसनी नजर से देख के इनको जाना और ये देख के जाना, मनन करना इनका कि इनमें मैं क्या क्या बेटर लिख सकता हूं। उम्मीद है आप बहुत अच्छा करके आएंगे और सब कुछ बहुत अच्छा आएगा और एक नई जर्नी की शुरुआत आपकी होगी बोर्ड पेपर के बाद। वो सीयूटी, जेईटी, आईसीआर किसी भी थ्रू में, किसी भी वे में हो सकती है। तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, लव यू।